नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है सिविल सेवा समाचार। अगर आप लोग ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं कि मैं इसी टोन में आप लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंचाऊंगा और ये समाचार पहुंचाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा कार्यक्रम है ये बिल्कुल इनफॉर्मल तरीके से चलने वाला है। ये इसमें कुछ बहुत विशेष ऐसी स्क्रिप्ट नहीं होगी कि मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है और मैं उसको पढ़ के आप तक सभी समाचार पहुंचाऊंगा। यदि मैं ऐसा ही करूं तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है इस कार्यक्रम की। ऐसे तो बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स के और सरकारी वेबसाइट्स के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिसमें समाचारों की एक स्क्रिप्ट तैयार करी जाती है और फिर उसके बाद उन समाचारों को आपके सामने सीधे पढ़ दिया जाता है। तो आइए फिर आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2024 का जो करंट अफेयर्स हैं पूरा उसका एक सार देखेंगे 40 टॉपिक के माध्यम से। और फिर आज यानी कि 1 जनवरी 2025 को कुछ घटनाएं घटी हैं जिनकी चर्चा हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात थोड़ा ध्यान रखना। मैं 2024 में जनवरी से शुरू कर रहा हूँ और उसके बाद क्रम से आगे बढ़ता जाऊंगा। तो आप उस समय देखते जाना कि जनवरी, फरवरी, मार्च करके ऐसे दिसंबर तक की मैं घटनाओं को कवर करूंगा। और कुल मैंने 40 घटनाओं को यहाँ पे लिया हुआ है या 40 टॉपिक्स को यहाँ पे लिया हुआ है। घटनाएं तो बहुत घटी होंगी, लेकिन ये 40 जो टॉपिक्स हैं आपके, ये वे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के लिए। ठीक है, सो आइए फिर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो G20 में अफ्रीकी संघ, पहले जो G20 का ग्रुप, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 था, उसमें कुल 20 सदस्य थे और यूरोपियन यूनियन उसमें शामिल था। लेकिन अब जब 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता करी थी तो भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल कर लिया गया था। तो ऐसे करके आप लोग गूगल कर लेना टॉपिक्स को, मैं एक एक करके आपको दिखाता जा रहा हूँ। G20 में अफ्रीकी संघ के बाद फिर 16वें वित्त आयोग का गठन, उसको आप देख लेंगे। एक्सपोसैट इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो कि ब्लैक होल तथा न्यूट्रॉन तारों से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेगा। बिल्किस बानो केस है, श्री राम मंदिर का उद्घाटन है, लद्दाख की जो मांग है स्वतंत्र राज्य की वो है, संविधान की 6ठी अनुसूची, ये लद्दाख से ही संबंधित है। इसके बाद फिर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड ने पहली बार समान नागरिक संहिता लागू करी थी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का एक धमाकेदार डिसीजन आया था जिसमें उसने चुनावी बॉन्ड योजना को अस्वीकार या असंवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर नागरिक संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये लागू कर दिया गया पिछले साल यानी 2024 में। सांसदों के विशेष अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि रिश्वत लेकर आप अपना बयान या वोटिंग बदल नहीं सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके विशेष अधिकार के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। इसके बाद फिर जलवायु परिवर्तन से रक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, लोकसभा चुनाव हुए थे पिछले साल 2024 में, तो जो रिजल्ट आया था उसके बाद गठबंधन की सरकार बनी थी, तो ये भी चर्चित मुद्दा था 2024 का जिसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है। इसके बाद अगला टॉपिक IAS प्रशिक्षु पूजा खेड़कर का, जो छोड़कर लिखा है यार, गलती से लिख गया वो, पूजा खेड़कर का जो केस है वो कितने लंबे समय तक चला था। आप एक एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या घटना थी वो। कोचिंग संस्थान में अभ्यर्थियों की मृत्यु, दिल्ली में 3 अभ्यर्थियों की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी अवेयरनेस रखनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी, ये भी बहुत चर्चित मुद्दा रहा था पिछले साल। आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय का एक बहुत ही तगड़ा डिसीजन आया था, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। कुछ 3-4 बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी और ये विशेष रूप से आरक्षण पर सुधार, इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद वायनाड यानी केरल में, केरल का जो वायनाड है उसमें भूस्खलन की घटना हुई थी जिसमें 4 गांव ऑलमोस्ट तबाह हो गए थे वहां के। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, बहुत ही बड़ी घटना थी ये हमारे पड़ोस में। पहले हम देखते रहते थे कि अफ्रीका के किसी देश में तख्ता पलट हो गया, कहीं और हो गया, लेकिन ये हमारे पड़ोसी देश की बात है जहां पर तख्ता पलट हुआ था, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। फिर 3 नए आपराधिक कानून, ये भी आमूलचूल परिवर्तन है हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में, तो इनको आप देख लेंगे। इसके बाद फिर कोलकाता जो हॉस्पिटल का दुष्कर्म और हत्या प्रकरण था वो भी चर्चा में रहा था। पैरा ओलंपिक में भारत का जो
भारत के खिलाड़ियों का जो जोरदार प्रदर्शन था वो भी चर्चा में रहा था। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये तो अभी भी चर्चा में है। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा और साथ में प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा, ये दोनों ऐतिहासिक यात्राएं रही हैं युद्ध के मौसम में, कह सकते हैं हम। फिर जातिगत जनगणना, इसके बाद भारत मालदीव संबंध, ये भी आपने देखा था कि मालदीव किस तरीके से अपने संबंधों को भारत से खराब करने पे तुला हुआ था। फिर कुछ समय बाद हालांकि वो लाइन पे आ गया, तो ये भी घटनाक्रम आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चला। इसके बाद फिर ब्रिक्स का जो कजान सम्मेलन है, ब्रिक्स में कुल 5 नए देशों को शामिल किया गया था। तो फिर इसके बाद रूस में जो रूस के कजान शहर में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था 2024 में, उसमें जो नए सदस्य हैं पूर्णकालिक, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। तो इस कारण से ब्रिक्स का वो सम्मेलन भी बहुत चर्चा में रहा था। वक्फ संशोधन अधिनियम, ये भी आप देख लेंगे। अमेरिका में चुनाव हुए, राष्ट्रपति चुनाव, तो वहां पे आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं और अभी जनवरी में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। फिर डिजिटल अरेस्ट की एक घटना हुई है, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला और ईरान, ये तो आई होप कि आप लोग इसको कवर कर रहे होंगे। इसके बाद दक्षिण कोरिया का संकट, दक्षिण कोरिया में आपने सुना होगा कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया था। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि नहीं, आप इसको वापस लेते हैं। फिर उसके बाद बोलते कि सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इस तरीके की कुछ ट्रेजिडी टाइप की हुई थी, तो उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सीरिया में तख्ता पलट, ये अभी की हाल की घटना है और धीरे धीरे करके हम पहुंच रहे हैं। तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का जो एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला हुआ है। फिर रातापानी टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का ये वन्यजीव अभ्यारण्य था, इसको भी मध्य प्रदेश सरकार ने टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। फिर इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट अभी दिसंबर में ही जारी की गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे मध्य प्रदेश, तो उन्होंने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। ये भी पूरे भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आप नदियों से संबंधित चीज़ों को देख लें, उस क्षेत्र की नदियों को थोड़ा सा स्टडी कर लें, ताकि कोई क्वेश्चन बने तो वो आपसे हल हो जाए। इसरो का अभी हाल का स्पेडेक्स मिशन है। स्पेडेक्स मिशन के ऊपर से हमने अपना एक टू द पॉइंट बनाया है आज के इस वीडियो में, तो हम इसकी चर्चा वहां पे करेंगे। फिलहाल अभी ये जो हमारी लिस्ट थी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, ये होती है समाप्त। अब हम देख लेते हैं कि आज यानी 1 जनवरी 2025 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली एक घटना है कि श्रीलंका में जो 20 हमारे भारतीय मछुआरे गिरफ्तार कर लिए गए थे, वहां की नौसेना ने पकड़ लिए थे, उनको श्रीलंका ने रिहा कर दिया है। और उनको आरोप ये लगाया गया था कि भाई आप हमारी समुद्री सीमा में घुस के आ गए थे, तो इसलिए सेना ने पकड़ लिया था। 1 साल तक उन पे मुकदमा चला, न्यायिक हिरासत में थे वो लोग। फिर उसके बाद अभी जब श्रीलंका के राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे आए थे, तो उनसे कुछ बातचीत हुई और फिर ये सहमति बनी कि ठीक है, हम उनको वापस भेजते हैं, तो वो वापस आ गए हैं। इसके बाद जो अगला समाचार है हमारा, वो अर्थव्यवस्था खंड से है। समाचार ये है कि चालू वित्त वर्ष मतलब जो 2024-25 अभी चल रहा है वर्तमान में, उसमें अप्रैल से नवंबर तक भारत का जो राजकोषीय घाटा है वो 8.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो चालू वित्त वर्ष में सरकार ने जो लक्ष्य रखा है कि हमारा जो राजकोषीय घाटा होना चाहिए वो जीडीपी का 4.9% तक होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो पिछले जो 8 माह हैं उसमें ये राजकोषीय घाटा जो 8.747 लाख करोड़ रुपए है, वो निर्धारित जो लक्ष्य है हमारा 16.13 लाख करोड़ रुपए। ये 16.13 लाख करोड़ रुपए जो है वो पूरे 12 महीनों का है, ठीक है। तो उसमें से अभी 8 महीने निकल गए जिसमें हमारा राजकोषीय घाटा रहा है 8.47 लाख करोड़ रुपए। तो ये अभी फिलहाल में जो कुल लक्ष्य है उसका 52.5% है। अब इसमें आपको ये समझना कि राजकोषीय घाटा होता क्या है। देखो, सरकार की कुछ आवक भी होती है, फिर सरकार उसका व्यय करती है विभिन्न योजनाओं में। तो सरकार की जो आय होती है, यानी कि सरकार का जो राजस्व होता है, उस आय से अधिक जब सरकार व्यय करने लगे तो सरकार घाटे में चलने लगती है, और इस घाटे को कहते हैं राजकोषीय घाटा। कुल मिला के सरकार की जितनी आय नहीं है उससे ज्यादा जब वो व्यय करने लगे तब सरकार को राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। अब एक और शब्द आया था हमारा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, एक वर्ष में
किसी देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है या जो भौगोलिक सीमाएं हैं उसके अंदर जितने भी उसके कारखाने हैं, कृषि क्षेत्रक है, सेवाएं हैं, उन सब का मिला जुला के जितना उत्पादन होता है वस्तुओं और सेवाओं का, बेचने के बाद बाजार में उनका मौद्रिक मूल्य कितना होता है। तो वो मौद्रिक मूल्य मतलब एक वर्ष में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि भाई जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 2024-25 में हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो फिलहाल जो 8 महीनों का आंकड़ा आया है उसमें ये 8.47 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो कि बिल्कुल कंट्रोल में है। ठीक है, इसके बाद जो अगला हमारा समाचार है वो है कि तंबाकू का जो निर्यात है वो 12,000 करोड़ के पार पहुंच गया है, और ये जो पिछले 5 वर्षों में है उसमें ये इसकी 87% तक वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 में जो हमारे तंबाकू या उसके उत्पादों का निर्यात है वो 12,000 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। 5 साल पहले जो हमारा तंबाकू का निर्यात था वो 218.84 मिलियन किलोग्राम था, लेकिन अब वर्तमान वित्तीय वर्ष में ये 315.51 मिलियन किलोग्राम हो गया है। सो आपको यहाँ पे एक दो बातें ये जाननी है कि जो भारत है हमारा वो चीन के बाद दुनिया का दूसरा तंबाकू उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, और फिर इसके बाद ब्राजील और अमेरिका का स्थान है। सो ये दूसरा समाचार था। इसके बाद जो अगला हमारा समाचार है वो ये है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो इसमें आपको मूल रूप से 2 चीजें समझनी है। एक तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ये आपके लिए गृह कार्य में दे देता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, और मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्या है ये भी आप इसको देख लेंगे। तो ये था हमारे सिविल सेवा समाचारों का मुख्य भाग। अब हम देख लेते हैं हमारे आज के टू द पॉइंट को तथा अभ्यास प्रश्न को। टू द पॉइंट में आज का हमारा टॉपिक है इसरो का स्पेडेक्स मिशन, जिसकी मैंने अभी चर्चा करी थी शुरुआत में। इसका पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, और इसको हमारे PSLV C60 रॉकेट ने लॉन्च किया है इस पूरे प्रोजेक्ट को। इसकी जो तकनीक है नाम दिया गया है भारतीय डॉकिंग सिस्टम। ये स्वदेशी तकनीक है हमारी। उपग्रह जो इसमें प्रोजेक्ट में 2 ले जाए गए हैं, एक है SDX-01 और SDX-02, जिसमें से SDX जो 1 है वो एक चेजर कहलाएगा, मतलब ये अपने स्थान से विस्थापित होकर टारगेट यानी SDX-02 तक जाएगा। ये पृथ्वी की कक्षा से 470 किलोमीटर की जो वृत्ताकार कक्षा है, 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वहां पे ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में 2 यानों या उपग्रहों को आपस में डॉक करना मतलब जोड़ना, या फिर उनको अनडॉक करना या उनको अलग करना, इसका परीक्षण करना। ठीक है, अगर भारत ऐसा कर पाता है, अगर हमारा इसरो ऐसा कर पाता है, जो कि कर पाएगा, पूरा विश्वास है हमें, तो भारत चीन, रूस और अमेरिका के बाद विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का टू द पॉइंट। अब देख लेते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्न को। आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केन तथा बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। केन नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश तथा बेतवा का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। ये 2 कथन है हमारे। आपको ये बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। आपके विकल्प हैं नंबर A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। तो इसी के साथ सिविल सेवा समाचार का ये पहला अंक समाप्त हुआ। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए, और यदि आप घर से तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा की तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। शुभ रात्रि।